अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 101 मिड टर्म जो करंटली पेपर है 2023 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब। दिस इज़ अराउंड अबाउट 2 to 3 पेपर्स। बेसिकली ये 2 से या 3 पेपर्स होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज मेरा अपना पर्सनली तौर पर भी पेपर है, तो मैं ये कंटेंट आपको लिख नहीं के दे सकता क्योंकि पर्सनली तौर पे मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करनी है और मुझे अपने कैंपस भी जाना है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि मैं आपको डायरेक्टली आपके हैंडआउट से जाके तमाम तर मेन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये वीडियो करंटली पेपर के साथ साथ आपकी कुछ प्रिपरेशन वीडियो पर भी कंसिस्टेंट होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बात, क्योंकि ये नया जो न्यू स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट है ज़्यादातर, तो ये बात प्लीज़ अपने माइंड में बिठा लें। आपका टोटल पेपर राउंड अबाउट 80% आपका जो पेपर है वो कंसिस्टेंट है आपके MCQs के ऊपर। ठीक है, 80% जो आपका पेपर होगा वो कंसिस्ट करेगा जनाब MCQs के ऊपर। अब कंसिस्ट यानी कि आप लोगों के अगर जो है वो MCQs अच्छे हो गए हैं तो आपके 80% नंबर आएंगे, जिसमें से देखें 27 MCQs थे, जिसमें से हमने 22 जो है वो मतलब आपने अटैम्प्ट 27 ही करने हैं, लेकिन जो 22 है वो आपके बेसिकली ग्रेडेड MCQs होंगे। ठीक है, तो मेरी इस बात को याद कर लें, 27 के 27 आपने अटैम्प्ट करने हैं, बट द ग्रेडेड MCQs इज 22। ठीक है, अगर आपके 5 MCQs गलत भी हो गए डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। 4 क्वेश्चन है जनाब। कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। 3 नंबर का एक शॉर्ट होगा और 5 नंबर का एक लॉन्ग होगा। टोटल आपका 30 नंबर का जो है वो टेस्ट या 30 नंबर का आपको जो मिड टर्म एग्जाम है वो कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी, MCQs कौन कौन से टॉपिक से रेलिवेंट थे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात शुरू में मजीद डिक्लेयर कर दूं, मैंने ना एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई हुई है प्रिपरेशन की। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप वो प्रिपरेशन वीडियो पेपर में जाने से पहले ज़रूर सुन लें, क्योंकि आपका टोटली ये जो है ना सिलेबस वो अपडेटेड है। तो आपका पेपर अगर रिपीट होगा तो वहीं से रिपीट होगा, चूंकि वो ग्रैंड क्विजेज हैं और मोस्टली MCQs आपके ग्रैंड क्विजेज से भी आ रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि काइंडली उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपका वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, एक मैंने MCQs के वाले से और एक क्वेश्चन के वाले से बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला जो MCQs था वो जॉब मार्केट प्लेस का था, और ये मैंने आपके क्विज के अंदर भी देखा था। देखें जनाब, जॉब मार्केट प्लेस का क्या मकसद होता है। जॉब मार्केट प्लेस का जो मेन मकसद होता है ना वो ये होता है, यानी MCQ इस तरह से पूछा गया कि हमें जो है वो किस तरह से कंप्यूटर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो कंप्यूटर इसीलिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि कंप्यूटर हमें सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। दिस वन, ठीक है, जॉब मार्केट प्लेस या लोकल जॉब मार्केट, इसके अंदर जब आप ये मॉड्यूल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं। तो इसका मेन मकसद ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो जॉब तलाश करते हैं, यानी या सबसे ज़्यादा जो हमें जॉब्स मिलती हैं वो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर बहुत वास्ट फील्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज MCQs आई हैव बीन क्लियर्ड। उसके आगे देखिए, आपके पास वेदर सर्चिंग के हवाले से कुछ था। वेदर सर्चिंग देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे मैं लिखा हुआ भी होगा, सर्च इंजन से मुतालिक था कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सर्च करना है ना तो डेफिनेटली वो आपके सर्च इंजन के ऊपर जाके कंसिस्टेंट होता है, यानी सर्च इंजन से आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस जो आपका था ना मिड टर्म, उसमें ये भी पूछा गया था कि हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं कि देखें, आप क्यूरी लिखते हैं। अब क्यूरी हम किसे कहते हैं, तो क्यूरी का जो मेन मकसद होता है या क्यूरी का जो मेन मतलब होता है ना वो ये मकसद होता है कि आपने जो गूगल सर्च बार के ऊपर जाकर जो टाइप करना होता है, लाइक CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, CS 101 वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, आप कुछ भी टाइप करते हैं, डेट इज कॉल्ड द क्यूरी, नॉट थ्योरी। क्यूरी मैं वर्ड यहाँ पे बार बार प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। देखें, वेदर टू फॉर्म सच क्यूरी, इसको हम क्यूरी कहते हैं। तो आप क्यूरी लिखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाएगा। इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है जनाब क्यूरी की मदद से आप सर्च इंजन पे, जो कि गूगल है, याहू है, ओपरा है, आप किसी तरह से भी जो है वो सर्च इंजन पे जाके डेटा को सर्च आउट कर सकते हैं और आप मैथमेटिकल एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। सिंपल काम, ये आपका MCQs एक यहाँ से आया हुआ था। अच्छा, एक दूसरा MCQs मैं आपको जो बता दूँ वो ये था कि ना आपकी जो है ना जो वेब डेवलपमेंट है वहाँ से पूछा गया था। पहले मैं आपको ये MCQs भी एक दफ़ा डिक्लेयर कर दूँ। इस तरह का भी MCQs आया हुआ था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को राउंड अबाउट करते हैं ना, यानी कि जब आप डोमेन लिखते हैं, उस हवाले से कुछ MCQs था। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक दफ़ा वो दिखा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे आप टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं,
यानी किसी भी चीज़ को वो आपको दे देगा। लाइक जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप मुझे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का एक टैग बना कर दें, या आपने अगर इसको सर्च करना है तो ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और इसके पीछे जो है ना वो आप @ का साइन मार्क करते हैं इस तरह से। ये नया ऑप्शन है, जिस तरह देखिए @फेसबुक, फिर फाइल फीफा @ट्विटर, यानी कि ये आपको डायरेक्टली उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वो गेट करवा देता है। सिंपल सा एक काम था जो कि आपसे पूछा गया था पेपर के अंदर। उसके आगे अगर हम आगे चलें तो रैम और रोम के बारे में आपसे पूछा गया था, दिस वन रैम एंड रोम। अच्छा, मैं आपको ना एक बात यहाँ पे मजीद डिक्लेयर कर दूं जनाब, इससे पहले ये जो है ना हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। हम डायरेक्टली इसी के ऊपर मूव अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम इस चीज़ को समझें। ये देखिए, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। आपने ना दो बातें हमेशा याद रखनी है कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखें जी, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हो ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर है, आप उसको बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, जिस तरह देखें 8 है ना, तो मैं यहाँ पर 8 को इस तरह से कन्वर्ट करूंगा, 2 4s are 8, देन उसके बाद 0, फिर देखें 2 2s are 4, फिर उसके बाद 0, इसी तरह से 2 1s are 2। अब आपने जो बाइनरी कन्वर्ट करना है ना, देखिए इस तरह, देखिए इस तरह आपने काम करना है 1 0 0 0। इसका एक और तरीका बड़ा आसान सा है, वो ये तरीका कार है कि आप अपने कंप्यूटर का जो है वो कैलकुलेटर ओपन कीजिए, जो कि आपको ओपन करने की परमिशन होती है। आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे ना, तो कैलकुलेटर को ओपन करने के साथ ही आप यहाँ पे जो है वो चेक करें, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप जरा चेकआउट करें दिस वन। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेट और बाइनरी, यहाँ पे किसी भी नंबर को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक देखें 6 9। अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा ना, तो देखिए, ओह सॉरी, कंट्रोल Z करते हैं अगर हो जाए, 6 और 9। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो देखें इसकी जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल के अंदर वो 45 है, डेसिमल के अंदर इसको हम 69 ही कॉल करेंगे, ऑक्टेट के अंदर 105 है, और बाइनरी के अंदर ये देखें ये वाली है। तो इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि ये वाला आप लोगों ने काम याद रखना है। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने एमसीक्यूज को जो है वो गेट कर लेते हैं। और यह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी समथिंग इस तरह से आया हुआ था, तो वो भी आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं डायरेक्टली मेमोरी के। अच्छा, ये भी यहाँ पे सारा मामला आपका क्लियर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो मेन मेमोरी हम कहते हैं जी रैम को, RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेक श्योर जब आपको मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो आपने सिर्फ रैम का जिक्र करना है, बाकी भी हैं लेकिन वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहां पर डेटा परमानेंटली तौर पे स्टोर हो सकता है। लेकिन जो रैम होती है ना, यहां पर डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। दैट्स वाज द मेन कैटेगरी एंड कैटेगराइज के हम इसको मेमोरी कहते हैं। यही हमारा मेन मकसद है और यही हमारी मेन कैटेगरी है मेमोरी की। ठीक है, तो हमेशा हम इसको मेमोरी का जो है नाम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ये बात भी याद रखनी कि जो ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो आपके पास ये वाला भी आया हुआ था मोस्ट सिग्निफिकेंट। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती है, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और राइट मोस्ट बिट को जो हम जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम जो है वो देते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर कॉल करें या मूव करें। अच्छा, यहाँ से गुजरते हुए मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वाला रैम, डी रैम, एस रैम, ये टाइप्स ऑफ रैम और रैम, ये समटाइम आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अभी फिलहाल नहीं आया किसी का भी, बट मेक श्योर कि ये प्रीवियस दफ़ा बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। रैम, डी रैम एंड एस डी रैम, इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा आप। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये वाला था जी, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव रीड एंड राइट ट्रैक, यानी कि ये सीक टाइम का था। ये पूरी लाइन आपको दी हुई थी और आपने इस सीक टाइम को जो है वो सेलेक्ट करना था। तो दिस वन एमसीक्यूज, और इसके अलावा ना प्रीवियस आपके जो एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं वो ये वाले कि यानी जोन टाइम। इसमें आप क्या करते हैं, देखिए एक डिस्क है ना आपके पास, आप इसको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं और आपका जो डेटा पड़ा होता है ना वो सेक्टर्स के अंदर पड़ा होता है। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं, ये वाले देखें, ये वाला सेक्टर है। ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे पड़ा होता है और ये जो नीडल होती है ना, ये इसके ऊपर मूव करती है। आफ्टर मूविंग दिस ऑल, जो डेटा वहां पड़ा होता है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर बतौर आउटपुट नजर आ रहा होता है। तो इस चीज को बेसिकली हम जो है वो सेक्टर्स का नाम देते हैं, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। बट द मेन एमसीक्यूज इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू मूव टू रीड एंड राइट हेड फ्रॉम वन स्टैक टू अनदर इज कॉल्ड द सीक टाइम। इस चीज को भी आप एक दफा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। ओके जी, ये वाले एमसीक्यूज 12 सेंटीमीटर डायमीटर, ये आपका ना एक क्विज भी आया हुआ था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्विजेस बहुत ज़रूरी हैं।
आपके बहुत सारे एमसीक्यूज टोटली तौर पे क्विज़ से भी रिपीट होते हैं, तो आप लोगों ने क्विज़ को स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्विज़ वाली वीडियो लाजमी देख के जाइएगा, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रिपरेशन वीडियो का भी और इसका भी। आपको देने का मेरा मकसद भी ये होगा कि आप डायरेक्टली इस वीडियो को एक्सेस कर लें, आपको ढूंढना ना पड़े, मैंने प्रॉपर्ली एविडेंस के साथ आपको वीडियो बना के दी हुई है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू था 12 सेंटीमीटर इन डायनामिक कंपैक्ट डिस्क जो होती है, जिसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में CD भी कहते हैं, ये भी एक एमसीक्यू है। CD बेसिकली स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, ये 12 सेंटीमीटर होती है डायामीटर के अंदर। बाकी ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से, बट द मेन एमसीक्यूज इज CD बेसिकली इन डायामीटर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका मेन एमसीक्यूज था। नेक्स्ट वन जनाब, जो एमसीक्यूज आए हुए थे, क्योंकि 2-3 पेपर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो पिक्सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया था, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको आपने नोट भी करना था या नोट लिखना था आपने, कि जनाब ये बताएं कि पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल होता है कलेक्शन ऑफ डॉट, और ये पिक्चर एलिमेंट्स को शो कर रहा होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पर आप किसी भी फिगर को देख रहे हैं ना, किसी भी जैसे ये मॉड्यूल है, अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो आपके पिक्सल्स नजर आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बड़ा किया है। अब ये जो आपको खाली जो पी नजर आ रहा है ना, अब मेरी स्क्रीन का पिक्सल कैसे काम करते हैं देखें, जहां पर ये ब्लू लाइन ये आ रही है, वहां पर इस तरह से ये यहाँ पे जो इसका जो कलर है पिक्सल का वो ब्लैक है, और ओवरऑल देखें ये जो ब्लैंक कलर है ना ये वाला, यहाँ पे इसका कलर वाइट है, तो ये एक शक्ल बन गई पी की। तो पिक्सल्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो इस फॉर्म को आपने सिर्फ शॉर्टेस्ट फॉर्म में याद लिखना है। अच्छा, मैं आपको ना एक बात मजीद बता दूं कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसी कॉन्सेप्ट को लिखें, आपके इंशाल्लाह नंबर दिए जाएंगे, बशर्त ये कि कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप करके नहीं आना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा था, उसको देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, अच्छा ये ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये था कि एल्गोरिदम आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो एल्गोरिदम काम करता है उसके कितने स्टेप्स हैं। तो देखें उसके 3 स्टेप्स हैं ये वाले, ठीक है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये था, और ये आपके ना क्विज में भी आया हुआ था कि अगर बाइनरी एल्गोरिदम यानी बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप एक एल्गोरिदम क्रिएट करें तो उसके कितने स्टेप्स होंगे। उसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, और स्टेप 3 ये है। यानी सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसका रिमाइंडर, और एट द एंड आप उसको जीरोज में नॉन जीरो में कन्वर्ट करने के बाद लेफ्ट टू यानी आप लोअर टू अपर पार्ट पे चले जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे याद करने वाला काम है कि ये 3 जो स्टेप्स हैं हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब आप फाइंड करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू एनी अदर टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। तो बेसिकली 3 इसका राइट ऑप्शन जो है वो था, ठीक है। मेक श्योर कि इस कॉन्सेप्ट को आपने इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जनाब आपका एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एमसीक्यूज आपका इस तरह से पूछा जा चुका है कि हमने सिस्टम या हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं जनाब, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दोनों में फ़र्क समझ लें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए सिस्टम को कंट्रोल करता है, लाइक द मशीन, किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को जो इंस्टॉल करता है, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओएस कहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है, या स्पेसिफाइड एप्लीकेशन होती है। जिस तरह MS वर्ड है, आपकी जो किताब का सॉफ्टवेयर, मैंने अडोबी जो है ये रीडर ओपन किया हुआ है, अडोब रीडर या अडोब एक्रोबैट रीडर को मैंने ओपन किया हुआ है, इस तरह मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन किया हुआ है। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है बेसिकली इसका काम है रिकॉर्ड करना, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको भी संभालता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक एमसीक्यू था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखा जाए। उसके आगे जनाब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके क्विज में बहुत बार रिपीट हो चुका है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है अभी 2023 के अंदर। विंडोज मैनेजर, इसका काम क्या होता है, ये अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ स्पेस ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के ब्लॉक्स को ये अलाउ करता है। विंडो कहलाती है जो आपके एप्लीकेशन को एसोसिएट करती है हमारे किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली जो विंडोज़ हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो विंडो मैनेजर होता है ये अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ स्क्रीन को, और जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, कि ट्रैक करे तमाम एप्लीकेशन को जिस तरह वो काम कर रही होती है। यानी अलाउकेशन का जो मामला होते हैं वो विंडो मैनेजर, यानी कि विंडो को मैनेज करना बेसिकली काम होता है विंडो मैनेजर का। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो मुझे याद आ रहा है कि ओवरऑल बहुत दफ़ा एमसीक्यूज पूछा जा चुका था। अब वाले जो 2-4 बंदे हैं जो पेपर दे के आ चुके हैं उन्होंने नहीं बताया, लेकिन देखें ये बहुत दफ़ा आ चुका है GUI, तो ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र और इंटरफेस। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस बात को भी आपने रिमाइंड रखना है, या इस बात को माइंड में रखना है। मेरा आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाने का मकसद है कि आपको ये पेपर में अगर आए तो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट वन जनाब, दिस वन एमसीक्यूज, अ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड फ्लैग एज जस्ट डिस्क्राइब इज कॉल्ड सेमाफ्रॉन। ये एमसीक्यू आया हुआ था आपका, सिंपल एक डेफिनेशन है, समझाने वाला कोई काम नहीं है, इसको देख लीजिएगा पूरा पैराग्राफ एक दो पढ़ लें, ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1110 के ऊपर ये जो है वो मौजूद है, देखें 110 के अंदर ये मौजूद है। मेरा आपको हैंडआउट से करवाने का मकसद है कि ताकि आप लोगों को हर चीज़ आपके हैंडआउट से दिखाई जाए और आप उसको पढ़ भी लें एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका एक डेड लॉक का था। डेड लॉक क्या होता है जनाब? डेड लॉक हम कहते हैं जब दो इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोसेसर के पास इकट्ठी आ जाती है ना, जिस तरह देखें यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आई, तो प्रोसेसर एट द सेम टाइम एक इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है सम टाइम। इस तरह की सिचुएशन में डेड लॉक जो है वो लग जाता है, इसको हम डेड लॉक कहते हैं। कुछ क्वेश्चन ना आपके ये आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन भी थे और आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी यहाँ से आए हुए थे। काफ़ी सारी आपकी टाइप्स हैं इसकी, जो वायरसेस की, एंटी वायरसेस की, तो मेक श्योर आपने इसको याद रखना है, वायरस को और एंटी वायरस को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। 2023 में भी ये पूछा जा रहा था आपका, तकरीबन 81 तक लेक्चर जो है वो कवर होने हैं, 1 से 81 तक। तो उसमें वायरस और एंटीवायरस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक श्योर इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मॉड्यूल नंबर 59 टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक का जो भी पेपर्स हमारे पास पैटर्न है उसके मुताबिक जो हमारे पास मॉड्यूल 59 है वो टोटली तौर पर शायद कोई अभी तक स्टूडेंट्स के मुताबिक ये जो है हम सब चेकआउट भी कर लेते हैं। ये कोई लैन यानी नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा भी देता हूँ, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। बेसिकली लैन वैन मैन समथिंग इस तरह का टॉपिक जो है वो मुझे कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं। 59 मॉड्यूल हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, तो डायरेक्टली 59 के ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्टली तौर पे अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो फिर मैं डायरेक्टली तौर पे आपको एक दफ़ा जो है वो बता भी दूंगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाए। ये देखिए, अच्छा जी, इसके ऊपर अगर हम मूव करें तो यहाँ पे नेटवर्क की क्लासिफिकेशन है, ये देखें। अच्छा, ये है जी लैन पैन और वैन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं लैन क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसका काम होता है कि छोटे से छोटे एरिया में, जिस तरह से एक बिल्डिंग है, एक घर है, जिस तरह आपका हॉटस्पॉट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। इसकी स्ट्रेंथ या इसके जो सिग्नल होते हैं वो छोटे किसी भी घर के लिए या किसी भी एरिया के लिए अवेलेबल होते हैं। जबकि पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी एब्रीवेशंस आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा वैन, वैन होता है जी बड़े एरिया के लिए, जिस तरह एक कंट्री को अगर आपने किसी दूसरी कंट्री के साथ जोड़ना है ना, उसको हम कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन यानी कि एक सिटी को किसी दूसरी सिटी के साथ अगर आपने जोड़ना है तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये टोटली तौर पे टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दफा काइंडली पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अब तक के मुताबिक हमें यही पता लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 3 से 4 लोगों के पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पेपर है जनाब 3 से 4 लोगों का। देखिए यहाँ पे ना बस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इसकी ना आपने इस तरह से याद रखनी कि जो बस होती है ना, ये वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवाती हैं। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, देखें यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस लगी हुई है, सेंट्रल कंप्यूटर है, और यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो इस तरह बस आपने इसको याद रखना है। अच्छा, उसके आगे अगर हम बात करें तो आगे के मुताबिक जो है वो सम क्वेश्चन अब यही है कि प्रोटोकॉल, इसी से अगला है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रोटोकॉल से थे और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे, अच्छा ये मैंने सिलेबस भी आपका देखा तो 1 से लेकर 81 तक ओवरऑल। ठीक है, और यहीं से यानी कि आपका टोटली तौर पे जो पेपर है वो आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मेक श्योर स्टूडेंट्स के हर कॉन्सेप्ट को इस तरह से याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट आपका प्रोटोकॉल का था और कुछ क्वेश्चन आपके इंटरनेट से रिलेटेड थे। अब इंटरनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपसे प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसको देख रहे हैं वीडियो को तो उनको पता है कि इंटरनेट का बहुत सारा मटेरियल आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इंटरनेट का जो काम है यानी कि इंटरनेट जो नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क, इसको आपने याद रखना है कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है। और प्रोटोकॉल हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, कि हमारा डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी किस तरह से मूव करेगा, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उसके आगे आते हैं तो क्लाइंट सर्वर मॉडल आपसे पूछा गया जनाब। क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ था और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो रैम की टाइप्स हैं वो एक ऑप्शनल क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें पीयर टू पीयर मॉडल और ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जनाब। देखिए पीयर टू पीयर में क्या होता है, पीयर टू पीयर में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि क्लाइंट के अंदर जो है वो एक सर्वर होता है। जिस तरह देखिए मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के सर्वर के अंदर,
अब आप क्लाइंट है, आप इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं। देखें ये सर्वर है और बाकी तमाम तर जो क्लाइंट्स हैं वो इस वीडियो को एक्सेस करते हैं लाइक दिस। लेकिन जो पीयर टू पीयर है ना, इसका मतलब है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप दूसरे से, दूसरा तीसरे से, यानी कि सब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर। तो इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्लाइंट मॉडल है, यानी इसको आप नाम देते हैं पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो ये डीएनएस। मैं कोशिश करूं कि मैं आपको एक सॉर्टिंग यानी तरतीब वाइज लेकर चलूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं। तो डीएनएस हम कहते हैं जनाब डोमेन नेम सिस्टम को। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या सिस्टम होता है, इसमें ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डोमेन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट का जो क्राइटेरिया, यानी कि इसके अंदर इंटरनेट की जो सर्विसेज है उसी की बात की जाती है, इसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। वैसे डोमेन नेम सिस्टम की ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ तो ये होती है कि डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है नेम्स के सिस्टम को, नेम्स को और कंप्यूटर्स के लिए, और सर्विसेज जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को जो है वो इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है, और ये एसोसिएट होता है वेरियस इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने इस बात को भी याद रखना है कि डोमेन नेम सिस्टम की शॉर्टेस्ट फॉर्म डीएनएस है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, राइट। उसके आगे मॉड्यूल 66 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा मॉड्यूल आपने पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछने जाने वाला है वो ये है VoIP। अभी तक के मुताबिक ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा गया था। VoIP प्रीवियस जो हमारे पास पेपर थे करंटली वहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक अभी जो आया ना वो ये वाला आया है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका क्या मकसद होता है अभी तक के मुताबिक ये पूछा गया है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ये बताते हैं कि किस तरह हमने काम करना है, यानी कि डेटा को किस तरह कैरी करना है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल भी कहते हैं, ये सिस्टम होता है जो कि आपके कैरी करता है मैसेजेस को और एक जगह से दूसरी जगह पे बाय यूजिंग सर्विसेज, बाय यूजिंग इंटरनेट जो है वो पहुंचा देता है। सिंपल काम अब तक ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा आगे देखें तो आगे ना यहाँ तक यानी इस मॉड्यूल से कुछ पूछा तो नहीं गया, लेकिन ओवरऑल इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक है वो ये है MIME, यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये कन्वर्ट करती हैं जी नॉन आस्की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। ठीक है, तो ये इसको जो है कन्वर्ट करती है SMTP में, यानी कि ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स के साथ काम करते हैं, और ये कन्वर्जन का जो मामला या कन्वर्जन की जो भी कैटेगराइज होती हैं वो इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप आप ना कीजिएगा। मैं आपको वैसे अगर इसका एक ओवरव्यू दे दूं तो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब ये बनेगा कि ये इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी वॉइस को कम्युनिकेट यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम है जिसके अंदर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ जो कि ऑथेंटिकली आपसे पेपर में पूछा गया उसके ऊपर मूव करते हैं, तो दैट इज टैग्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने काफ़ी सारे आपके लिए क्विजेज सॉल्व किए थे, पेड क्विजेज थे, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टैग्स का जो सिलसिला था वो देखा था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके MCQs हैं वो आपके क्विजेज से बहुत ज़्यादा आते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। देखें जी हम HTML के अंदर काम कैसे करते हैं। देखिए हेड टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, यानी कि जो टैग आपने स्टार्ट किया, जैसे फर्ज करें मैंने H या P स्टार्ट किया, P को कहते हैं पैराग्राफ को, इस टैग को आपने ख़त्म भी करना है, तो बैकलाइन यानी स्लैश डाल के हम P को ख़त्म कर देंगे। इसको हम कहते हैं ये टोटली एक मुकम्मल तौर पे कंप्लीट टैग है। ठीक है, अब देखो हेड टैग है ना, अब इसे ख़त्म करने के लिए अब आपने स्लैश का साइन इस्तेमाल किया। इस तरह बॉडी टैग है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने इस्तेमाल किया बॉडी। हम कहते हैं जो आपको वेब पेज के ऊपर नज़र आ रहा होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो हेड होता है ना वहाँ पे हमारे पास कोई अननोन मटेरियल होता है जो कि ज़रूरी तो होता है लेकिन वो हमें आउटपुट की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आता, उसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, इस चीज़ को आपने बस जो है अच्छी तरह याद रखना है। ये देखें यहाँ पे ये हेड है, अब हेड के बाद अगर आप आगे चेक करें ना, ये देखें ये HTML के बाद हेड के बाद ना ये बॉडी है आपके पास। अब इस बॉडी में आपका जो भी क्लाइंट का नेम है, जो भी नेम है वो यहाँ पर आप लिखते हैं तो आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाता है बेसिक। ठीक है, और रेफरेंस के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं ये भी याद रखिएगा, A टैग। अगर आपने किसी भी लिंक को इंक्लूड करवाना है ना तो हम लिंक को इंक्लूड करवाने के लिए A टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को बस आपने याद रखना है
ठीक है, पेपर में ये अभी तक आया तो नहीं है लेकिन सिर्फ टैक्स के बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टैग था, उनको याद नहीं है अब, लेकिन एक या दो बंदों से टैग के बारे में ज़रूर पूछा गया है, तो वो मुझे बता रहे थे। ओके जनाब, द लास्ट वन MCQs अकॉर्डिंग टू माय स्टूडेंट्स नॉलेज दैट इज OSI मॉडल। इसकी आपने एब्रीवेशन बतानी थी, तो इसकी एब्रीवेशन है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। बेसिकली OSI एक मॉडल भी है, इसके आगे 7 तरह की लेयर्स हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं था, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो है वो आप लोगों ने जिस तरह याद कर लेना, ये उनको याद नहीं है, गधे भूल गए हैं। बहरहाल इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। मैंने उनको बहुत दफ़ा कहा था कि ये टोटली तौर पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लेकिन बहुत सारा कंटेंट उनको याद था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये TCP और UDP है। अगर आप लोगों ने अपने क्विज़ सॉल्व किए तो आपको पता होगा TCP हम कहते हैं मोर रिलायबल, यानी कि इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पेपर में पूछे जाते हैं। तो TCP जो है ये ज़्यादा रिलायबल है लेकिन लेस एफिशिएंट है, और UDP की जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन ये रिलायबल लेस है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आपने याद रखना है। वो आपसे हमसे इस तरह से पूछता है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ TCP अदर देन दैट ऑफ UDP। तो आपने बताना है TCP का एडवांटेज है ज्यादा रिलायबल लेकिन लेस एफिशिएंसी, यानी बस जो एडवांटेज है ये मोर रिलायबल। डिसएडवांटेज क्या है? लेस एफिशिएंट। UDP का ज्यादा जो है वो मोर एफिशिएंट, और जो डिसएडवांटेज है वो लेस रिलायबल। बस इस कॉन्सेप्ट को आपने बस अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह यहाँ तक आपका मेरे मुताबिक जो है वो था, लेकिन ये आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना, स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक ही मेरे पास जो है वो अच्छा ये देखें, मैं आपको बता रहा था वायरस का, मैंने आपको दिखाया नहीं था मॉड्यूल, लेकिन यहाँ पे देखें ये है वो वाला 81 मॉड्यूल है। यहाँ से आपके ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे कि मॉलवेयर ये वायरस की एक पहचान होती है, किस्म होती है, टाइप्स होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स वायरस की एक किस्म है, इस तरह एंटीवायरस का काम क्या होता है, ये वाला सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ये आपका था, लेकिन ये वाला जो वायरस मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली बताया था, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। तो ये मैंने कोशिश की कि मैं आपको प्रिपरेशन के लिहाज से भी एक वीडियो बना दूं, और मैं आपको टोटली तौर पे आपके जो करंटली पेपर्स आए हैं उसके हवाले से भी मैं आपको समझा दूं। मेक श्योर स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।